नमस्कार साथियों, मैं सुरेश स्वदेशी। आज का वीडियो बेस्ड है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7 बुक हिस्ट्री इतिहास एंड द चैप्टर 1। चैप्टर का टाइटल है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, अर्थात 1000 वर्षों में हुए परिवर्तनों को तलाशना या उनको जांचना या उनको खोजना। ये जो 1000 वर्ष की अवधि यहाँ पर वर्णित की गई है वो है 700 AD टू 750 AD का पीरियड जो था, उसमें क्या क्या परिवर्तन इंडियन सोसाइटी में हुए, इंडिया के जो कल्चरल ज्योग्राफिकल स्टेटस में जो चेंजेस हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या चेंज हुआ, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस बेसिकली किया गया है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो इसमें डिस्कस हुई हैं, उनको हम एक बार स्टडी कर लें। ये जो बेसिक टर्म्स हैं वो हैं, सबसे पहले बात करेंगे आर्चाइव्स या आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होती हैं? दिस इज ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, a family, a place or an organization, the place where these records are stored. तो आर्काइव्स उन स्थानों को कहा जाता है ये जहां पर किसी भी फैमिली, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी स्थान या संस्था के जो रिकॉर्ड्स हैं या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको रखा जाता है, वो आर्काइव्स कहलाते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हिंदी में इनको पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है, और ये कहलाती हैं द ओरिजिनल स्क्रिप्ट रिटन बाय द ऑथर इन हिज हर ओन हैंडराइटिंग। लेखक के द्वारा अपनी भाषा, अपनी हस्तलेख में लिखी हुई जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट होती है उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है या पांडुलिपि हिंदी में कहा जाता है। एक और टर्म जो यूज हुई है वो है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर वो आर्टिस्ट होते हैं जो कि मैप ड्राइंग में स्किल्ड होते हैं या मैप बनाने में कुशल या दक्ष होते हैं। क्रॉनिकलर, क्रॉनिकलर वन हु राइट्स हिस्ट्री और पेंस डाउन द इवेंट्स ऑफ द टाइम फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो ऐतिहासिक सोच रखते हुए जो घटनाओं को वर्णित करता है या लिखता है, उस व्यक्ति को क्रॉनिकलर के नाम से जाना जाता है। एक और टर्म है पैट्रॉन। पैट्रॉन मीन्स a person with influence and affluence who provides support with money and mental boost up to an artist, a craftsman, a learned man, or a noble, or some other persons of such categories. पैट्रॉन संरक्षक, हिंदी में इसे हम कहेंगे संरक्षक। तो ये वह व्यक्ति होता है जो किसी कलाकार को, क्राफ्ट्समैन यानी जो हस्तकला में दक्ष होते हैं उनको, किसी विद्वान व्यक्ति को, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात उसको आर्थिक और मानसिक सपोर्ट देते हुए उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, उसे पैट्रोन कहा जाता है। एक और शब्द जो यहाँ पर यूज हुआ है वो है जाति। सोसाइटी के सेंस में, समाज के संदर्भ में जाति जो हम सब परिचित है, हम सब किसी न किसी जाति से बिलोंग करते हैं। तो द सबकास्ट विच वाज डिफाइंड और आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वंस प्रोफेशन, स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस। ये किसी व्यक्ति के व्यवसाय, उसकी सामाजिक स्थिति या प्रभाव से जो तय हुई वो जाति है। रीजन, रीजन पर्टिकुलर एरिया डेजिग्नेटेड और ऑक्यूपाइड बाय अ सर्टेन ग्रुप और एम्पायर। ये एक क्षेत्र है जो किसी समूह या एम्पायर या साम्राज्य या राज्य द्वारा जो डेजिग्नेट किया गया या जिस पे अधिकार रखा गया वो उसका रीजन कहलाता था। एक और टर्म है पीरियडाइजेशन। तो पीरियडाइजेशन क्या होता है? दिस इज द डिवीजन ऑफ टाइम इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अर्थात ये ऐतिहासिक दृष्टि से या ऐतिहासिक संदर्भ में अध्ययन करने हेतु जो समय का डिवीजन किया गया है, टाइम का जो डिवाइड किया गया है, उसे पीरियडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इट वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर्स ऑफ द टाइम। इसमें जो समय के जो महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स थे, डोमिनेंट मीन्स जिनका दबदबा रहा हुआ है, उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है, उनके आधार पे किया हुआ है। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into three periods. ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे जो कि लगभग 16th सेंचुरी के एंड में या भारत में आए थे,
उन लोगों ने भारत के इतिहास को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और ये तीन कैटेगरीज जो उन्होंने कही है वो है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अर्थात जो हमारे यहाँ का शासन रहा है वो हिंदू, ब्रिटिश और हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया। एक और टर्म जो यूज हुई है वो है हैबिटेट, द लिविंग कंडीशंस ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की जो रहने की परिस्थितियां हैं वो ये हैबिटेट है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The period from the second half of the 8th century up to the first half of the 18th century, अर्थात 700 AD to 750 AD, is known as the medieval period of Indian history. आप लोगों को जानकारी होगी या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मैं बता दूं कि जो भारत का इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, उसकी जो कैटेगराइजेशन है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, देन मिडाइवल पीरियड, मध्यकालीन भारत, एंड देन मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न पीरियड अर्थात आधुनिक काल या आधुनिक भारत। ठीक है, तो 700 एडी से 750 एडी तक का जो समय है, टाइम है, उसको मिडाइवल पीरियड या मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। एक सेंचुरीज के बारे में, शताब्दियों को लेकर के बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर 8th सेंचुरी की बात की गई और इधर 700 लिखा गया, तो इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। 700 लिखने का मतलब है कि 7 सेंचुरीज तो कंप्लीट हो गई, अब जो नेक्स्ट सेंचुरी स्टार्ट होगी वो 8th सेंचुरी होगी। तो यहाँ 700 कंप्लीट होना का मतलब है कि 7 सेंचुरीज तो कंप्लीटेड थी और जो नेक्स्ट होगी वो 8th सेंचुरी। एक और जो कंफ्यूजन हो सकता है वो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ हो सकता है। तो अगर हम सेंचुरी यानी 100 ईयर्स को दो भागों में डिवाइड करें तो 50-50 ईयर्स के दो स्लॉट्स हो जाएंगे। तो जो पहला स्लॉट है वो फर्स्ट हाफ कहलाएगा और जो सेकंड स्लॉट है वो सेकंड हाफ कहलाएगा। तो ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। मैप्स आर द सोर्सेज थ्रू विच वी कैन ट्रेस आउट द हिस्टोरिकल चेंजेस एंड कॉन्टेक्स्ट। मैप्स एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स होता है हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में, जिनकी हेल्प से हम जो हिस्टोरिकल चेंजेस और कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाते हैं या ट्रेस कर पाते हैं। कार्टोग्राफर्स, अब कार्टोग्राफर्स वो लोग हैं, वो स्किल्ड आर्टिस्ट होते हैं जो कि क्रोनोलॉजिकल जो इवेंट्स है या इफेक्ट्स हैं उनको मैप्स में रिकॉर्ड करते हैं और उनको डिस्क्राइब करते हैं मैप्स की हेल्प से। मानचित्र, मैप्स मानचित्र। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द कॉन्टेक्स्ट वेरी थ्रू टाइम। अब हम भारत के संदर्भ में बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के संदर्भ में बात करते हैं, तो हमें जानकारी मिलती है कि जो कॉन्टेक्स्ट मैप्स का प्रेजेंटेशन रहा या उनका जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट हैं, वो समय के साथ काफी बदले हैं, एक जैसा नहीं रहा है। द मैप्स ऑफ 1154 सी, अगर हम भारत के मैप की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है अल इद्रिसी, एक अरब जियोग्राफर थे अल इद्रिसी, उन्होंने पहली बार 1154 सीई कॉमन एरा में जो है पहला मैप तैयार किया था। और जो उसके बाद में एक रिफाइंड मैप हमें विजिबल होता है वो 720 का है, जो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया। और इन दोनों में बहुत बड़ा चेंज है, काफी बड़ा चेंज दिखाई देता है। आप यहाँ इन मैप्स में देख सकते हैं, ये 1154 का मैप है जो अल इद्रिशी अरब ज्योग्राफर ने तैयार किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। और ये जो मैप है ये 720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा तैयार किया गया। तो फ्रेंच कार्टोग्राफर का जो मैप है और अल इद्रिशी का मैप है, इन दोनों में बहुत बेसिक चेंजेस नजर आ रहे हैं। द मैप्स बाय अरब जियोग्राफर अल इद्रिशी एंड फ्रेंच कार्टोग्राफर give a large sketch of the Indian subcontinent as known as earlier टाइम। शुरुआती जो इंडिया था जिस समय उन्होंने उसको देखा, उस समय का जो उन्होंने बनाने की कोशिश की, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। साइंस ऑफ कार्टोग्राफी हाउएवर वाज डिफरेंट इन टू टाइम पीरियड्स। यहाँ पर दो अलग अलग टाइम पीरियड्स की बात की जा रही है, एक 12th सेंचुरी का है और एक 18th सेंचुरी का, जो ऑलमोस्ट 600 ईयर्स का डिफरेंस लिए हुए है, अंतर लिए हुए है। और इसमें जो कार्टोग्राफी का साइंस था, कार्टोग्राफी मानचित्र निर्माण करने की जो विज्ञान है, उसमें काफी परिवर्तन हुए। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज,
Historical records are available in different languages. Differences are also traced in the use of grammar and vocabulary. Change in meaning also occurred over time. For example, the term Hindustan is now India. यहाँ पर एक बात की जा रही है कि हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हैं वो कई सारी लैंग्वेजेस में हमको मिलते हैं, और उनमें भी अगर हम बात करें तो ग्रामर एंड वोकेबलरी के मीनिंग में चेंजेस बहुत सारे, समय के साथ बहुत सारे चेंजेस उसमें हो जाते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हिंदुस्तान, जिसे अब इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये जो टर्म हिंदुस्तान थी वो एक क्रॉनिकलर हुए, फारसी इतिहासकार हुए, मिनहाज इस सिराज, उनके द्वारा दिया गया था। और ये पार्शियन थे, मीन्स फारसी थे, और 13th सेंचुरी में इन्होंने हिस्ट्री और जो रिकॉर्ड्स लिखे। मिनहाज सिराज जो हैं, उन्होंने जो हिंदुस्तान जो वर्ड यूज किया था वो पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया था उसके लिए यूज किया था। मीन्स वो आज के भारत के संदर्भ में नहीं था। द टर्म वॉज यूज इन पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स forming the parts of the dominions of the Delhi Sultanate. South India was not included in this map. ये केवल उस समय के जो दिल्ली सुल्तान जो थे 13th सेंचुरी में, उनका जो टेरिटरी था, उनका जो एरिया था, रीजन था, उसी को यूज करते हुए इन्होंने ये वर्ड यूज किया था। और इसमें जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, वो नहीं इंक्लूडेड किया गया था मैप में। 16th सेंचुरी में बाबर जो है भारत आया, 1526 में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और ये जो टर्म हिंदुस्तान थी वो ज्योग्राफी के पहले वो पॉलिटिकल सेटअप के लिए हो रही थी, अब ये ज्योग्राफिकल सेंस में यूज की गई। द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, तो ये जो टर्म थी वो यहाँ के कल्चर, फौना, ज्योग्राफी, उस सब संदर्भ में यूज हुई। 14th सेंचुरी में एक और जो इतिहासकार हुए जिनका नाम था अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया इसी संदर्भ में। इन हिंदी, यहाँ पर एक इस चैप्टर में एक बात की गई है कि जैसे संदर्भ बता रहे हैं कि किस प्रकार से संदर्भ बदल जाते हैं समय के साथ, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, वही बात है। तो एक तो हिंद और हिंदुस्तान का संदर्भ बदला है। दूसरा वो बात कर रहे हैं कि परदेशी शब्द, तो हिंदी में परदेशी का मतलब ये था कि जो लोकल नहीं है, स्थानीय ना होकर बाहर का है, वो परदेशी है, एलियन है। इन पर्शियन इट वाज कॉल्ड अजनबी, जबकि ये अजनबी शब्द हुआ करता था। तो ये फॉरेनर शब्द की बात करते थे, तो उस समय परदेशी शब्द जो था उसका अर्थ ये हुआ करता था कि जो उन लोगों की परिचय की सीमा से बाहर का जो व्यक्ति था वो परदेशी था या अजनबी था। बट आज ये उस संदर्भ में यूज नहीं होता। आज परदेशी का मतलब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि वो किसी और देश का व्यक्ति हो सकता है, तो वो अब उस सेंस में यूज नहीं होता है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके जो स्रोत हैं, इतिहास के स्रोत, वो कहाँ से इतिहास लिखते हैं, उन्हीं के बारे में जानकारी। द इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडाइवल पीरियड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू सोर्सेज। मध्य काल के बारे में जो 700 टू 750 वाला टाइम है, इसके बारे में जो जानकारियां मिलती हैं, वो इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके सोर्सेज दो हैं, एक आर्कियोलॉजिकल एंड सेकेंड इज लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उनको कहा जाता है जिसमें हम कॉइन्स, बिल्डिंग्स, पोर्ट्स, यूटेंसिल्स, टूल्स, ये सारे उपकरणों को आधार बना करके इतिहास लिखते हैं। और लिटरेरी सोर्सेज में है बुक्स और ऐसे ही कुछ जो लिखा हुआ सामान है, लिखित सामग्री जो है, उसको वहां से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। Historians use different sources to study the past depending upon the period of their investigation. Historians जो हैं, इतिहासकार जो हैं, वो इन डिफरेंट सोर्सेज को यूज करते हुए जो पास्ट की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन करके और उस पर अपना जो भी उनका विचार बनता है वो लिखते हैं। कोइंस यानी सिक्के, इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख, आर्किटेक्चर मीन्स पुरानी जो भी बिल्डिंग्स वगैरह है, एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स अर्थात बुक एटसेट्रा जो हैं, वो बेसिक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल टू अस इंक्लूड, इनमें जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनमें मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्मारक जो भी बने हुए हैं पुराने, टेम्पल्स हैं,
कोइंस हैं, टॉम्स यानी कब्र, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, पेंटिंग्स, ये सभी जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में काउंट किए जाते हैं। Since paper became available in good quantum, a lot of written accounts in the form of chronicles, autobiographies. जब पेपर का आविष्कार हो गया, पेपर के बारे में लोग जान गए, तो फिर बहुत सारी बातें जो है लिखी जाने लगी, और ये लिखना जो था वही क्रॉनिकल्स और ऑटोबायोग्राफीज के रूप में हमें दिखाई देता है। फरमान, फरमान एक और दूसरी चीज होती है, और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, बहुत सारे यात्री आए और राजाओं ने जो ऑर्डर्स दिए उनको फरमान कहा जाता था। राजाओं के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते थे वो फरमान थे। तो ऐसे बहुत सारे फरमानों के रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं, या फिर बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स जो उस पीरियड में इंडिया आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को विजिट किया, उन्होंने भी यहाँ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो वो पर्शियन और अरबिक जो ट्रेवलर्स थे, अर्थात फारसी और अरब से आने वाले यात्री जो थे, उन्होंने अपने जो संदर्भ लिखे, ग्रंथ लिखे, किताबें लिखी, उसमें भारत के बारे में जानकारियां दी हैं। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, कुछ नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप इस पीरियड में, इस अवधि में, 1000 वर्ष की अवधि में बने, उनके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ बताई गई है। The study of 1000 years between 700 and 750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. ये पूरी अवधि जो है, ये पीरियड जो है, ये बड़ा ही चैलेंज है हिस्टोरियंस के सामने। इसका रीजन ये है कि इस पीरियड में बड़े स्तर पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स हुए, जिनको ट्रेस कर पाना इतिहासकारों के लिए एक चैलेंज है। It was a period of great mobility. Mobility means movements, चलन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो परिवर्तन हुए वो बहुत बड़ी चीज है। One such group of people was राजपूत, ऐसा एक जो समूह है उसे राजपूत के नाम से जाना जाता है। और ऐसे जो अन्य जो योद्धा, अदर ग्रुप्स ऑफ वॉरियर्स, लड़ाकू जो समूह थे दूसरे, उनमें मराठास, सिख, जाट, अहोम एंड कायस्थान, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका लिए हुए थे। Throughout the period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. इस पूरी पीरियड में, इस पूरे टाइम अवधि में जो है, टाइम पीरियड में फॉरेस्ट को भी कट किया गया, डिफोरेस्टेशन बड़े लेवल पर हुआ, और इसका रीजन था कि रेजिडेंशियल प्लेसेस भी चाहिए थे और एग्रीकल्चर भी इंक्रीज करनी थी, रीजन अंडर एग्रीकल्चर इंक्रीज करना था। इन सबको देखते हुए इसमें जो है फॉरेस्ट को कट किया गया। चैलेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब इसका रिजल्ट ये रहा कि जब फॉरेस्ट की कटिंग की गई तो वहां पर जो लोग रह रहे थे, वहां जो वहां के जो ओरिजिनल ड्वेलर्स थे, निवासी थे, उनको माइग्रेट करके दूसरे स्थानों पे जाना पड़ा। A society became more differentiated. People were grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation. अब एज सोसाइटी, समाज के रूप में, अब जो है बहुत सारे डिफरेंशिएटेड पीपल इकट्ठे हो गए। अब उनको सब कास्ट, जातियों में या उपजातियों में विभाजित किया गया, और फिर उनकी रैंकिंग भी हुई, जिसका बेस जो था, रैंकिंग का जो बेस था, वो उनका या तो बैकग्राउंड था या फिर उनका ऑक्यूपेशन। अर्थात इन जातियों या सब जातियों का जो निर्माण हुआ वो उनके बैकग्राउंड या उनके व्यवसायों के आधार पे किया गया। Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by the members of the jati. अब ये जो रैंक किसी व्यक्ति को दी गई या उसको किसी सब कास्ट या कास्ट में रखा गया, तो वो भी परमानेंट नहीं था, उसमें भी चेंजेस आए। और वो चेंजेस का कारण था कि जो जाति के जो मेंबर्स थे, उसकी पावर, उसका इन्फ्लुएंस या प्रभाव, या उसका रिसोर्स जो है वो क्या था, उसके आधार पे उसमें भी परिवर्तन होता गया। A major development of this period was the emergence of the idea of bhakti. अब एक और बात यहाँ पर है कि इस अवधि में जो मेजर चेंज था, एक तो जाति सब जातियों का और उपजातियों का निर्माण होना। दूसरे पे जो बात है इस पीरियड की, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि भक्ति आंदोलन इस अवधि में चला, सूफी आंदोलन इस अवधि में चला, और ये जो भक्ति परंपरा आई वो इस मध्यकाल की एक स्पेशल पहचान है। The teaching of the Holy Quran was also brought to India in the 7th century.
जो इस्लामिक जो समुदाय है उसके जो पवित्र पुस्तक है कुरान, उसको 7वीं सदी में भारत आ गई। उसकी जो शिक्षाएं थी, टीचिंग्स थी, वो भारत 7वीं सदी में ही भारत आने लग गई थी और भारत में उसको लोगों को बताया जाने लगा। और जो इस्लाम के जो फॉलोवर्स थे उनको दो कैटेगरीज में देखा गया, एक शिया एंड द अदर वाज सुन्नीज। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड। तो ये जो भक्ति का चेंज था और जो इस्लामिक वर्ल्ड आया, होली कुरान आई, उसके बाद जो इस्लामिक भारत में जो इस्लाम को फॉलोवर्स थे इस्लाम के, उनको शियाज और सुन्नीज के रूप में देखा गया। एक और चेंज यहाँ जो देख रहे हैं हम, वो था कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत सारे हुए, नई नई तकनीकियों का विकास हुआ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था कि वो पर्शियन व्हील था, जिसको हम रहट के नाम से जानते हैं। कि पानी जो सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने की जो पद्धति थी वो पर्शियन व्हील के रूप में हुई। स्पिनिंग व्हील अर्थात काटने के लिए पहिया, इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और लड़ाई में जो है वो आग्नेय अस्त्रों का निर्माण जो किया गया। ये इस युग की टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में आते हैं, तकनीकी जो परिवर्तन हुए उसमें आते हैं। ये देख ही पा रहे हैं, ये पर्शियन व्हील का फोटोग्राफ है। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेज ऑल्सो अराइव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट इन दिस पीरियड। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में इस अवधि में नए नए खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों का भी आगमन हुआ, जो भी इस युग की एक अलग से पहचान है। देखिए, एक बड़ी अच्छी सी बात ये होती है कि जब कोई बाहरी बाह्य संस्कृति के व्यक्ति जब यहाँ आते हैं तो अपने साथ वो कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं। उनकी जो संस्कृति के जो भाग है वो हम सीखते हैं उनसे। तो ये जो कल्चरल एक्सचेंज है, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान जो हुआ, वो इस अवधि में भी बड़े स्तर पे दिखाई देता है, क्योंकि अरब से जो इन्वेडर्स आए या जो पर्शियन इन्वेडर्स भारत आए, उन्होंने काफी नई चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की। रीजन्स एंड एम्पायर्स, अब हम बात कर रहे हैं रीजन्स और एम्पायर्स की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से रीजन्स उस जमाने में हमारे यहाँ पर थे, कौन कौन से एम्पायर्स यहाँ पर थे, तो एक मैप दिया हुआ है। और ये मैप जो है मोहम्मद तुगलक का जो पीरियड था 1325 से 1351 तक का जो टाइम पीरियड था, उसका रूलिंग पीरियड है इंडिया में, उस अवधि का एक मैप है। तो ये एक इजिप्शियन सोर्स है, मिस्र का किसी के द्वारा लिखा हुआ है, जिनका नाम था शिहाबुद्दीन उमरी, उन्होंने लिखा है। और इस पुस्तक का नाम था मसालिक अल अबसार फी ममालिक अल अमसार। इसमें इंडिया के बारे में और ये तुगलक साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो मैप है ये आपको इन बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी दे रहा है। यहाँ जो एम्पायर डिस्कस हुए हैं उसमें सिविस्तान एक नंबर पे, तो नंबरिंग सिस्टम से आप देख सकते हैं इनको। उच्च, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सरसूती, कोहराम, हांसी, देहली, बदायूं, कन्नौज, कारा, अवध, बिहार, लखनौती, जयनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलांज, देव समुद्र, देवरस समुद्र एंड मालाबार। तो ये उस समय के ये सारे रीजन्स है जो इस मैप में इन्होंने शहाबुद्दीन उमरी ने मेंशन किए हैं, जो कि उस समय के जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे मोहम्मद तुगलक, उनके साम्राज्य में शामिल थे। असंस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होती है? जो किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ, जो कुछ भी लिखित रिकॉर्ड होता है या राइटिंग्स होती हैं, उसे प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। A Sanskrit Prasasti that praises Delhi Sultan Balbal tells that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of South India, जिसे द्रविड़ कहा जाता था। एक संस्कृत प्रशस्ति है जिसमें दिल्ली सुल्तान बलबन, जो कि हम बात करते हैं तो ये इनका शासनकाल रहा है लगभग 1266 टू 1287, 1266 से 1287 तक का जो शासनकाल रहा है बलबन का, उनके बारे में इसमें वर्णन हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है कि इसका जो बलबन का साम्राज्य था वो पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में गजनी, जो कि अफगानिस्तान में था, वहां तक फैला हुआ था।
और इसमें जो दक्षिण भारत है जिसको द्रविड़ के नाम से जाना जाता है वो भी शामिल था। देयर वर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस स्टेट्स, और उस समय एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो छोटे छोटे बहुत सारे राज्य इस पीरियड में दिखाई देते हैं भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में, उनमें आपस में भी काफी टकराव था, वो आपस में लड़ते रहते थे अपने स्वार्थों के खातिर। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. मुगल पीरियड के बाद में, और हम सल्तनत पीरियड में भी बात करते हैं तो वहाँ काफी बड़े साम्राज्य बने। और सल्तनत काल का जो साम्राज्य था वो कई शासकों के शासन के दौरान बड़ा रहा, लेकिन जब उसका पतन होने लगा तो बहुत सारे जो रीजनल एम्पायर्स थे, रीजनल स्टेट्स थे, उनका इमरजेंस हुआ, जिसमें विजयनगर, बहमनी, जौनपुर, ये बहुत सारी चीजें थी। बाद में मुगल पीरियड आने के बाद, मुगल शासन जो थे, बाबर जो थे, उनके शासन के बाद फिर एकता, एक भारत में राजनीतिक एकता नजर आती है और भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन 18th सेंचुरी के आते आते ये जो है कई शासन जो है, मुगल शासन जो था वो कमजोर हुआ और भारत कई राज्यों में वापस डिवाइड हो गया, जिसमें हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, अवध, बंगाल, ये बहुत सारे छोटे छोटे बड़े जो राज्यों का निर्माण हुआ। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, अब एक और परिवर्तन जो इस अवधि में हम देख रहे हैं वो है कि कुछ पुराने और कुछ नए धर्म जो है वो निकल के आए, संप्रदायों का उदय हुआ। रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, जो भी स्थानीय समुदाय होते हैं, लोकल कम्युनिटीज होती हैं, उनके सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए के साथ उनका रिलीजन बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ रहता है, बहुत नजदीकी से संबंधित होता है। It was during the period that important changes occurred in religion. It included the worship of new deities, construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmanas in the Hindu religion. अब इस 1000 years का जो पीरियड है जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, उस अवधि में धार्मिक धर्म में भी बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें तो यह है कि नए डीटीज, नए देवताओं का उदय होना, मंदिरों का निर्माण होना, जिसमें शासकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, अर्थात शासकों ने ही मंदिर निर्माण में रुचि दिखाई। एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणाज इन हिंदू रिलीजन, और हिंदू रिलीजन में मुख्य रूप से ब्राह्मण संप्रदाय का जो महत्व था वो काफी बढ़ा। नॉलेज ऑफ संस्कृत हेल्प्ड ब्राह्मण्स टू अर्न रिस्पेक्ट, और इसके पीछे एक रीजन था कि ब्राह्मण जो थे उनको संस्कृत का ज्ञान था और भारत के प्राचीन धर्म की जो विविध जानकारियां थी वो संस्कृत में लिखी हुई थी, तो इस वजह से उनका महत्व बढ़ा। इस्लाम वाज पैटर्नाइज्ड बाय मेनी रूलर्स, एक और चीज जो इस्लाम के लिए जो थी, मुस्लिम धर्म के लिए थी, वो ये थी कि इसको बहुत सारे शासकों ने पैट्रोनाइज किया, संरक्षण प्रदान किया। हिस्टोरिकल पीरियड्स, अब हिस्टोरिकल पीरियड्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया, तो हम बात स्टार्टिंग में कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने इसका अलग तरीका अपनाया है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, ये हम बात कर रहे थे कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। Most historians look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. जबकि ज्यादातर जो इतिहासकार हैं वो इतिहास की कालावधि या उसको जो सेक्टर डिवीजन होता है, उसका जो पीरियडाइजेशन होता है, उसके जो बेसिक फैक्टर्स लेते हैं वो इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स होते हैं। द लाइफ ऑफ हंटर गेदरर्स, अर्ली फार्मर्स एंड अर्ली एम्पायर्स वर कॉल्ड अर्ली सोसाइटीज। अब इसका बेस ये है कि जो सबसे प्रारंभिक जो समुदाय थे, जो हंटर गेदरर्स थे, अर्थात शुरू में व्यक्ति जो है डेवलप नहीं था, आदि मानव विकसित नहीं था, तो वो केवल या तो हंटिंग करके अपना फूड लेता था या फिर वो नेचर से गैदरिंग करता था, संग्रह करता था, तो वो शिकारी या संग्राहक के रूप में था। तो इस या फिर जो शुरुआती जो किसानी जीवन था या शुरुआती जो साम्राज्य थे उसे अर्ली सोसाइटीज के नाम से जाना जाता है। The growth of imperial state formations, development of Hinduism and Islamism as major religions, and the arrival of the
last era was called the modern period. Sorry, अराइवल ऑफ द अरेबिक और मुस्लिम्स इन इंडिया। तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण जब हुआ, इंपीरियल सांप्रदायिक जो साम्राज्यवादी जो राज्य बने, हिंदुइज्म का विकास हुआ, इस्लाम का विकास हुआ, ये मुख्य धर्म बने, और जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए, अरब इन्वेडर्स आए, तो उनके आने का जो पीरियड था उसे मिडाइवल पीरियड के नाम से या मध्यकालीन भारत के नाम से जाना जाता है। और जो लास्ट एरा था, आखिरी जो समय था, उसे मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है, आधुनिक काल के नाम से, विच कैरीड ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इस अवधि में भारत में भौतिक प्रगति तो हुई, भौतिक संसाधनों का विकास तो हुआ ही, लेकिन साथ में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का काल भी माना जाता है। Prosperity during this period brought European trading companies to India। और इस अवधि में जो भारत की संपन्नता थी, उसी से आकर्षित होकर के यूरोपियन जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भारत आई। कुरान की हम बात कर चुके हैं। कुरान जो है 7th सेंचुरी में जो माइग्रेंट्स भारत में आए अरब और ईरान से, वो लोग अपने साथ में लेकर आए। इज द प्रोमिनेंट होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स विच डिलिनेट्स द आइडिया ऑफ वन गॉड। इसमें एक ही ईश्वर की जो बात की गई है, अल्लाह, और उसके प्रेम की बात की गई है, बाउंटी एंड मर्सी फॉर दोज हु बिलीव इन हिम। जो उनमें विश्वास करते हैं उनको अल्लाह जो है काफी बरकत देते हैं, इसी की बात जो है कुरान में लिखी गई है। इस्लाम एंड द उलेमा, ये भी एक चीज यहाँ पर डिस्कस हुई है। तो इस्लाम जो है, ये उलेमा जो थे वो लर्नेड थियोलॉजियंस और जूरिस्ट हैं, जो कई शासकों द्वारा संरक्षित किए गए, और ये जो उलेमा वर्ग था, यही इनकी धार्मिक व्याख्याएं किया करते थे। तो ये था चैप्टर 1, क्लास 7, बुक हिस्ट्री एंड सिलेबस एनसीईआरटी। एंड आई होप, थोड़ा सा बोरिंग सा तो नजर आता है, बट फिर भी हमें जो हिस्ट्री कैसे जान सकते हैं, इतिहास के बारे में हमें कैसे बातें पता चलती है, और जो बेसिक चेंजेस है। साथियों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो कंसेप्चुअल है। वहाँ आपको कंसेप्ट को पकड़ना है, यहाँ फैक्चुअल नॉलेज इतनी नहीं दी जाती है इनमें। तो ये कंसेप्ट हैं कि हमको किस तरीके से कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट को पकड़ना है, और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट फॉर यू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। सो कीप वॉचिंग वीडियोस एट बोधिलता। थैंक यू वेरी मच।